अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। जी, क्या हाल चाल है बच्चों? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र। आज किस लेक्चर की डिस्कशन है? सर लेक्चर नंबर 19। वैसे तो सर प्रीवियस लेक्चर की भी अगर कोई स्टूडेंट चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस क्लास नहीं हुई थी ना। हाँ जी जी, बिल्कुल 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 कर तो सकते हैं जी। 1920 की है अकॉर्डिंग टू द स्केड्यूल। जी 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 बिल्कुल। अ, जी तो कंटिन्यूस फंक्शन। जी, कंटिन्यूस फंक्शन जी जी फरमाइए। सर, कंटिन्यूस फंक्शन। जी सर, कंटिन्यूस फंक्शन से रिलेटेड है चैप्टर एंड टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। गुड लेक्चर नंबर 19 एंड गुड। 20। तो कोई क्वेश्चन आपने करना हो बेटा? सर यही पूछना था कि क्लस्टर पॉइंट और लिमिट पॉइंट मतलब सेम सेम ही होते हैं। जी जी, क्लस्टर पॉइंट लिमिट पॉइंट एक ही बात होती है, क्योंकि लिमिट पॉइंट में वही पॉइंट होता है ना बेटा, जिसके गिर्द, जिसके मतलब पास पास फंक्शन की डोमेन में बहुत सारे पॉइंट्स जो हैं वो इकट्ठे हो गए होते हैं। वही था जी ना। सर। तो जी सर, क्लस्टर का बिल्कुल। मतलब यही होता है कि जिसके गिर्द कुछ चीजें इकट्ठी हो जाती हैं। जैसे वो आपने शहद की मक्खियों का जो झुंड होता है, तो जी। शहद का जो छत्ता होता है, उसके देखे ना इर्द गिर्द शहद की मक्खियां सारी इकट्ठी हुई होती हैं। जी सर। तो वो क्लस्टर बना होता है ना, क्लस्टर, झुंड। ठीक है ना। जी। तो लिमिट पॉइंट का मतलब यही होता है ना, जिसके करीब करीब आपकी डोमेन, जो फंक्शन की डोमेन है, तो डोमेन के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हों
जो कि उस पॉइंट के गिर्द इकट्ठे हुए होंगे। समझाई बात? तो क्लस्टर पॉइंट, जी लिमिट सर। पॉइंट एक ही बात होती है। हाँ अलबत्ता आइसोलेटेड पॉइंट डिफरेंट चीज है, और आइसोलेटेड पॉइंट का जो कॉन्सेप्ट है वो मैं पहले दे चुका हूँ, आपको दे चुका होता ना, कि वो पॉइंट यस। जो फंक्शन की डोमेन में तो शामिल है लेकिन वो लिमिट पॉइंट नहीं है, यानी उसके गिर्द यस। आपको गैप मिलेगा। इज इट क्लियर? जी। जी। यस सर, बिल्कुल। एनी मोर क्वेश्चन? सर एक और था जी कि जी। आपने कहा ना कि कंटिन्यूअस फंक्शन में लिमिट पॉइंट होना जरूरी नहीं है। मींस के जिस बेटा पॉइंट मैंने के ये, ऊपर हम जिस पॉइंट के ऊपर चेक कर रहे हैं। कंटिन्यूटी चेक करें उसका लिमिट पॉइंट होना जरूरी नहीं, वो क्लस्टर पॉइंट भी हो सकता है। जी लेकिन सर, लेकिन जब हम लेकिन 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 जी। लेकिन मेरी बात सुन ले। लेकिन अगर वो पॉइंट क्लस्टर पॉइंट है तो जी। उस पर लिमिट नहीं निकाल सकते ना आप, क्योंकि लिमिट का मतलब क्या होता है? फर्ज कर लो आप, मैं एक मिनट बेटा आपको जरा बताता हूँ। ये देखो, फर्ज कर लो ये पॉइंट है, अब ये डोमेन में जी शामिल, सर। ये डोमेन में शामिल है, ठीक है। एक ये वाला पॉइंट डोमेन जी। में शामिल है और एक ये वाला इंटरवल डोमेन में शामिल है। फर्ज कर लो इस इंटरवल की छोटी वैल्यू ए है और बड़ी वैल्यू बी है, जी। और फर्ज कर लो ये वाला पॉइंट है एक्स नॉट। यानी फर्ज कर लिया जी। आपकी जो फंक्शन की डोमेन है ना, वो है ए से बी क्लोज इंटरवल यूनियन ये ये एक्स नॉट पॉइंट। बात समझ आई कि नहीं आई? ये हिस्सा जी। आपकी डोमेन में शामिल नहीं है, ये हिस्सा आपकी डोमेन में शामिल नहीं है, ये हिस्सा आपकी डोमेन में शामिल नहीं है। तो डोमेन में तो एक्स नॉट भी शामिल है, शामिल है। यस। तो आप जब एक्स नॉट पे लिमिट लेंगे, तो लिमिट का मतलब क्या होता है कि एक्स बराबर नहीं है एक्स नॉट के, एक्स जो है वो इज क्लोज टू एक्स नॉट, एक्स जो है वो एक्स एक्स नॉट के नॉट। करीब है। तो एक्स नॉट के जो जी। करीब पॉइंट्स है वो कौन से? वो ये वाले पॉइंट्स है, ये वाले पॉइंट्स होंगे ना, ये वाले। जी। तो जी। क्या ये डोमेन में शामिल है? नो। तो ये कौन सा पॉइंट है? आइसोलेटेड पॉइंट। आइसोलेटेड पॉइंट। तो इस पे लिमिट निकाली जा सकती है? नो सर। तो जब लिमिट निकाली नहीं जा सकती, ना लेफ्ट लिमिट ना राइट लिमिट, जब लिमिट निकाली नहीं जा सकती, तो इसका मतलब ये है कि इस पे आपने लिमिट निकालनी नहीं है। बाय डेफिनेशन फंक्शन इस पॉइंट पर क्या होगा? कंटिन्यूस होगा। ठीक। ठीक ये है मैं सर। आपको लास्ट टाइम भी बता चुका हूँ, ठीक है ना? तो जी बाकी जी अच्छा, सर। अब ये भी बताएं कि एक पॉइंट है यहाँ पर सी। जी। अब सी पर आपने कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो सी पर जी फंक्शन की सर। वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी, सी पर बिल्कुल फंक्शन की सर। लेफ्ट लिमिट भी निकालनी पड़ेगी, क्योंकि लेफ्ट लिमिट का मतलब क्या होता है कि एक्स सी लेफ्ट। के करीब है लेकिन सी से छोटा है। जी। और राइट लिमिट भी निकालनी पड़ेगी, क्योंकि सी से छोटी वैल्यूज के लिए भी फंक्शन डिफाइन है और सी से बड़ी वैल्यूज के लिए भी फंक्शन डिफाइन है। यानी ये वाले नंबर्स भी और ये वाले नंबर्स भी जो सी के करीब हैं, चाहे सी से छोटे चाहे सी से बड़े हैं, वो फंक्शन की डोमेन में शामिल है। बिल्कुल सर। यानी सी कौन सा पॉइंट है? सी इज द लिमिट पॉइंट, लिमिट लिमिट पॉइंट। क्योंकि इसके इर्द गिर्द मक्खी हैं, ये देखे ना मक्खी हैं, मक्खियों का जी सर। झुंड इकट्ठा हुआ होगा। जी सर। अच्छा चले, अब ये बताएं कि सी पर तो लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट दोनों निकालनी पड़ेगी, लेकिन अगर आप ए पर ही कंटिन्यूटी चेक करना चाह रही हैं बेटा, तो ए जी। पर फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगी जी और सर। ए पर फंक्शन की सिर्फ और सिर्फ राइट लिमिट चेक लेफ्ट लिमिट। करेंगी। नहीं नहीं बेटा, राइट। जी सर, राइट राइट, ए बिल्कुल। से बड़े पॉइंट बिल्कुल है ना सर। डोमेन में शामिल, ए से छोटे पॉइंट डोमेन में शामिल है? बिल्कुल। नहीं है ना? नो सर। यानी ये पॉइंट ए जो है ना, ये ऐसा स्पेशल पॉइंट है जो क्लस्टर पॉइंट भी नहीं है। जी। नहीं ना, ये लिमिट पॉइंट है। लेकिन जी। एक तरफ वाले पॉइंट डोमेन में शामिल है, दूसरी तरफ वाले नहीं। तो ऐसे मौके पे हम सिर्फ एक लिमिट चेक करेंगे। इस तरह बी के जी केस सर। में फंक्शन की वैल्यू शुड बी इक्वल टू द लिमिट, कौन सी लिमिट? लेफ्ट फ्रॉम लिमिट। लेफ्ट साइड। क्योंकि लेफ्ट साइड पे पॉइंट्स है ना, राइट साइड पे जो पॉइंट्स हैं वो तो डोमेन में शामिल ही नहीं है। डोमेन में नहीं शामिल। जी सर। तो ये कुछ बातें हैं जो याद रखा करें कि अगर आप क्लोज इंटरवल पर कंटिन्यूटी चेक कर रही हैं, तो ए पर सिर्फ राइट लिमिट होगी और बी पर सिर्फ लेफ्ट लिमिट होगी, ठीक है। जी सर। और अगर आप जी। किसी किसी क्लस्टर, सॉरी, किसी
आइसोलेटेड पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करनी है तो आपको कंटिन्यूटी चेक करने की जरूरत ही नहीं है। बाय डिफॉल्ट बाय डेफिनेशन फंक्शन क्लस्टर पॉइंट सॉरी आइसोलेटेड पॉइंट पर क्या होता है, कंटिन्यूस ही होता है। जी ओके, सर। ये एक्स नोट से छोटी वैल्यूज या उससे बड़ी वैल्यूज दोनों के लिए फंक्शन आपका डिफाइन ही नहीं है, तो लिमिट का सवाल ही यस। पैदा नहीं होता। तो लिमिट का सवाल ही जब पैदा नहीं होता तो इसका मतलब ये नहीं कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, नहीं, लिमिट निकाल ही नहीं जा सकती। तो लिमिट निकाल ही जी नहीं जा सकती तो मतलब लिमिट आपको चेक ही नहीं करनी, बाय डेफिनेशन वहां पर फंक्शन आपका कंटिन्यूस ही होगा। ये क्वेश्चन मुझसे पूछा था किसी ने सीक्वेंस की डेफिनेशन के केस में, कि सीक्वेंस हाँ कैसा जी। फंक्शन होता है, मतलब सीक्वेंस एक फंक्शन होता है। मैंने कहा हाँ जी फंक्शन होता है। तो ये क्या वो होगा, कंटिन्यूस होगा या डिसकंटिन्यूस होगा? मैंने कहा जी कंटिन्यूस होगा। उन्होंने कहा था कंटिन्यूस कैसे होगा, इसमें तो गैप्स आ रहे हैं। तो फिर मैंने कहा था कि डेफिनेशन कंटिन्यूटी की आपने ये नहीं पढ़ी कि उस फंक्शन में गैप ना हो। गैप तब जी। नहीं होंगे जब आप जिस पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक कर रहे हो वो कौन सा पॉइंट हो, लिमिट पॉइंट, लिमिट ठीक है ना। लिमिट पॉइंट हो। अगर जी। आपका पॉइंट आइसोलेटेड पॉइंट है तो फिर वहां गैप्स तो आएंगे, लेकिन गैप्स आने के बावजूद भी फंक्शन वहां पर क्या कहलाएगा, कंटिन्यूस ही कहलाएगा। ठीक है जी। जी। हाँ जी जी, सर। तो ये सारा कुछ मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। एनी मोर क्वेश्चन? सर एक और चीज के मतलब फाइव कैसे मतलब काउंटेबल, एम्प्टी सेट कैसे काउंटेबल सेट है? काउंटेबल सेट की बेटा डेफिनेशन क्या है? सर वन टू वन करस्पॉन्डेंस नहीं टू सेट नहीं ऑफ नहीं नेचुरल नहीं ना नंबर्स। बेटा। हाँ, काउंटेबल सेट वो सेट होता है। अच्छा, आपको काउंटेबल सेट की डेफिनेशन नहीं आती? अच्छा एक मिनट, एक्चुअली यहाँ पर ना एतराज होता है अक्सर टीचर्स को भी स्टूडेंट्स को भी। अ, एतराज बेसिकली बुक्स पे डिपेंड करता है ना। देखें, जी। मेरा ख्याल है अगर आप शॉम सीरीज की बुक निकाल के देखें ना, तो देखिए कभी शॉम सीरीज की सेट थ्योरी की बुक, जी सर। उसमें ना देखिए काफी काउंटेबल, टाइम पहले। हाँ उस कोई बात नहीं, उसमें ना काउंटेबल सेट की डेफिनेशन कुछ यूं लिखी हुई है, अ सेट विच इज इक्विवेलेंट टू इक्विवेलेंट टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एन। वो सेट जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एन के इक्विवेलेंट है वो काउंटेबल है। जी। लेकिन अगर हम रुडन को देखें या किसी और ऑथर को देखें तो वो काउंटेबल सेट की डेफिनेशन कैसे करता है, वो कहता है ए सेट विच इज आइदर आइदर फाइनाइट 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 और डिफरेबल। और डीन्यूमरेबल। अच्छा, अब मैं डीन्यूमरेबल बोल लूं या इक्वल टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बोल लूं, बात एक ही है, ठीक है ना। जी सर। बात एक ही है। तो ड्यू न्यू डी न्यू मीरेबल, ओके, स्पेलिंग जो भी है ठीक है उसको देख लीजिएगा। तो अब आप किस बुक को फॉलो कर रही हैं उस बुक के हिसाब से काउंटेबल सेट की डेफिनेशन होगी। अगर आप शॉम्सक्रिस की बुक को फॉलो करेंगी तो काउंटेबल सेट की डेफिनेशन वो ये करता है कि जो डीन्यूमरेबल है यानी जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के इक्विवेलेंट है वो काउंटेबल है। तो आपके जहन में अगर काउंटेबल सेट की डेफिनेशन ये वाली बैठी हुई है ना, तो फिर तो आप सही कह रही हो, फिर तो फाइव कभी भी काउंटेबल नहीं है। मेरी बात समझ आई कि नहीं आई? जी। आगे लेकिन सर। अगर आप काउंटेबल सेट की डेफिनेशन ये वाली फॉलो कर रही हो बेटा, तो फिर फाइव काउंटेबल है। क्यों जी सर। काउंटेबल है? क्योंकि ये फाइनाइट है। फाइनाइट सेट। अगर आप इस डेफिनेशन के हिसाब से देखो तो फाइव काउंटेबल नहीं है। क्यों काउंटेबल नहीं है? क्योंकि ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के इक्विवेलेंट नहीं। तो डिपेंड करता है कि आप डेफिनेशन कौन सी फॉलो कर रही हैं। इज दैट क्लियर? यस सर। हाँ। हम अच्छा, अब सवाल ये भी पैदा होता है कि सर हम किस डेफिनेशन को फॉलो करेंगे, ये सवाल पैदा होता है ना कि हम जी पाकिस्तानी सर। होने के नाते किस डेफिनेशन को फॉलो करेंगे। तो हम इस वाले डेफिनेशन को फॉलो करेंगे कि काउंटेबल सेट वो होता है जो या फाइनाइट हो या सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एन के इक्विवेलेंट हो, यानी कि वो डिन्यूमरेबल हो। तो उस हिसाब से हमारा जो फाई है वो क्या होगा, काउंटेबल होगा। फाइनाइट क्योंकि वो, काउंटेबल होगा। हाँ, बीइंग द फाइनाइट सेट दैट विल बी काउंटेबल। इज दैट क्लियर? यस सर। हम इस डेफिनेशन को फॉलो करेंगे, ठीक है जी।
जी सर। जी। जी, और कोई क्वेश्चन? नहीं सर, मेरे क्वेश्चन खत्म हो गए। अच्छा, थैंक यू सो मच। जी, किसी और ने कोई क्वेश्चन करना हो तो पूछ सकता है। फैजान अली साहब आए हुए हैं और क्वेश्चन नहीं पूछ रहे, ये हो नहीं सकता। जोहा, जोहा आई हुई हैं और ये क्वेश्चन ना पूछें, ये भी हो नहीं सकता। अच्छा जोहा, पहले एक बात तो बताएं, आप पहले आई थी, मैंने आपको 6 बार अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम कहा, आपने मेरे सलाम का जवाब भी नहीं दिया और आपने लॉग आउट कर लिया और ग्रुप में मैसेज कर दिया कि आ जाएं सर पढ़ा रहे हैं, क्लास हो रही है, सारे आ जाएं। मतलब आपको आवाज आ रही है जोहा बेटा? आपको मेरे ख्याल में मेरी आवाज ही नहीं आ रही। आपका माइक वैसे ऑन है, लेकिन मेरे ख्याल में आप बोल नहीं रही, या शायद कोई प्रॉब्लम है, आपका नेटवर्क शायद स्लो है इसलिए, मे बी, आई डोंट नो। ओके, किसी ने कोई क्वेश्चन डिस्कस करना है तो बच्चों कर सकता है। जी, अब जोहा ने मुझे कहा है कि सर आज मेरा नेटवर्क स्लो है, पहले भी शायद इसीलिए ऐसा हुआ था। चलें, कोई बात नहीं। तो जोहा बेटा, अगर आपका नेटवर्क स्लो है और अगर आपने कोई क्वेश्चन करना है तो आप क्वेश्चन टाइप कर सकती हैं, क्वेश्चन टाइप करके मुझे बता सकती हैं, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर आपको नेटवर्क स्लो होने की वजह से समझ नहीं आएगी तो जूम पे, जब मैं जूम कह रहा हूँ, मैथलॉजिक चैनल पे जब ये अपलोड हो जाएगा लेक्चर, तो उसको आप देख सकती हैं। जी, तब तक फैजान या मारिया, इन दोनों में से किसी ने कोई क्वेश्चन करना है तो वो कर सकता है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम अस्सलाम। फैजान, क्या हाल है आपके? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी फैजान, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, खैरियत सर, आप ठीक है? जी, अल्लाह का शुक्र। खैरियत, अल्लाह का शुक्र। सर, जी वो जी। मैंने आपसे पूछना था कुछ के, हाँ। मैंने सर कुछ एमसीक्यूज लिखे हुए हम्म। हैं रियल एनालिसिस के पास्ट में। तो जी सर जी। अगर उन एमसीक्यूज को अगर सॉल्व कर लिया करें रोजाना, दो तीन चार। जी जी जी। जी, तो बताइए। अच्छा, 1 मिनट सर, मैं बताता हूँ आपको। जी जी, पहले ये बताएं कि आपने ये एमसीक्यूज लिए कहाँ से? सर वो जो जीआरई होती है ना, ये जो यूनिवर्सिटीज की जो जीआरई होती है, तो उनमें से लिए मैं पास्ट पेपर में से। अच्छा, चलिए 1 मिनट जरा। जोहा ने एक क्वेश्चन टाइप किया है, सर आई हैव सीन एन एग्जांपल ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन which is continuous on a single point x when x is rational and minus x when x is irrational. Sir, kindly explain. Very good question. Okay. फैजान, जरा 1 मिनट दीजिए, मैं जरा एक क्वेश्चन एक्सप्लेन ओके कर लूँ। ओके सर। एफ ऑफ एक्स इज ओके इक्वल सर। टू एक्स है अगर एक्स क्या है, इज रैशनल, और माइनस एक्स है अगर एक्स इज इरेशनल। यस बेटा, आपने बिल्कुल सही कहा सुहा, ये सिर्फ एक ही पॉइंट पर कंटिन्यूस है। किस पर? जीरो पर। जीरो पर चेक कर रहे हैं आप। ठीक है जी। जीरो पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, देखना पड़ेगा, जीरो रैशनल है कि इरेशनल है। जीरो जो कि रैशनल होता है, तो जीरो पर फंक्शन की वैल्यू यहां से निकलेगी। ठीक है, जीरो। तो जीरो पर फंक्शन की वैल्यू क्या निकलेगी? जीरो। एज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स फॉर एक्स इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि जीरो रैशनल है, तो जीरो पर ये वाली वैल्यू आ गई। जब बेटा हम जीरो पर लिमिट निकालेंगे तो लिमिट का मतलब क्या होता है? एक्स जीरो के बराबर नहीं है, एक्स जीरो के करीब तरीन है। और बेटा आपने डेंस प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स पढ़ा हुआ है कि हर रियल नंबर के करीब करीब बहुत सारे नंबर रैशनल होते हैं और बहुत सारे नंबर इरेशनल होते हैं। पढ़ा हुआ ना? बिटवीन एनी टू रियल नंबर्स देयर आर इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर्स एज वेल एज
इरेशनल नंबर्स, ये आपने रियल नंबर्स की एक बड़ी खूबसूरत प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है। तो यहाँ पर दो केस बनेंगे ना, फिर एक्स 0 को अप्रोच कर रहा है, 0 के करीब 3, देखे ना, मैं बताता हूँ आपको बेटा, ये 0 है, तो 0 के करीब 3 नंबर बहुत सारे रैशनल भी हैं और बहुत सारे इरेशनल भी हैं। तो इसके दो केस बन जाएंगे लिमिट के। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स, जब एक्स क्या होगा, रैशनल, और लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स, जब एक्स क्या होगा, एक्स इज इरेशनल। तो बेटा खुद बताएं कि जब आप इस लिमिट को सॉल्व करेंगे तो यहां पर लिमिट एक्स अप्रोचेस 0, जब फंक्शन रैशनल नंबर के लिए लोगे बेटा तो वो एक्स है, और जब फंक्शन इरेशनल नंबर के लिए लोगे तो वो माइनस का एक्स होगा। ठीक है जी, यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू क्यू और एक्स बिलोंग्स टू क्यू कॉम्प्लीमेंट। लेकिन दोनों पर जब एक्स अप्रोच तो 0 की कर रहा है, जब दोनों पर लिमिट निकालेंगे तो इधर से भी 0 निकलेगी और इधर से भी 0 निकलेगी। यानी आप देख सकते हैं कि लिमिट का आंसर जो है ना वो चेंज नहीं हो पा रहा, लिमिट का आंसर 0 ही आ रहा है। अब लिमिट की वैल्यू भी 0 है और फंक्शन की वैल्यू भी 0 पर 0 है, तो इसका मतलब ये है कि f इज कंटिन्यूज एट x इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया। अब देखें, अब मैं आपको वैसे समझा देता हूं। देखें, अब अगर 0 के अलावा किसी और पॉइंट पर चेक करेंगे कंटिन्यूटी, लाइक अगर आपने 0 के अलावा किसी ए पॉइंट पर चेक करनी है, ए 0 नहीं है, ठीक है ना, ए 0 नहीं है, तो ए पर फंक्शन की वैल्यू डिपेंड करता है ए रैशनल है कि इरेशनल है। ठीक है ना, तो ए पर वैल्यू फंक्शन की क्या होगी, फर्ज कर लो ए रैशनल है, अज्यूम कर लो ए रैशनल है। अगर ए इरेशनल होगा तब भी ऐसे ही सोल्व हो जाएगा क्वेश्चन। तो अगर ए इरेशनल है तो ए पर, सॉरी, ए अगर रैशनल है तो ए पर जवाब क्या होगा, ए। जब आप ए पर लिमिट निकाल लोगे तो एक्स ए को अप्रोच कर सकता है। अब ए के करीब करीब भी, अगर ये 0 नहीं है, ए है, तो ए के करीब करीब भी नंबर रैशनल भी है और इरेशनल भी है। तो ए पर एक्स रैशनल अलग जवाब, अलग लिमिट सॉल्व करनी पड़ेगी, और ए पर एक्स इरेशनल अलग आपको लिमिट सॉल्व करनी पड़ेगी। ठीक है जी, तो डेफिनेटली अब यहां पर सिर्फ ए आ जाएगा। तो आप खुद बताओ, ये एक्स है, ठीक है, तो एक्स की जगह ए पुट करोगे तो इधर ए आ जाएगा और इधर आ जाएगा माइनस ए, और डेफिनेटली 0 पर लैदा कर लिया ना आपने। तो अब जिस पॉइंट पर कंटिन्यू चेक कर रही हो ना, ए पर, ए शुड बी नॉन इक्वल टू 0, क्योंकि 0 पर आप लैदा से चेक कर चुके हो। तो अब देखो, एक तरफ से जवाब आ रहा है ए, दूसरी तरफ से जवाब आ रहा है माइनस ए, और ए माइनस ए के बराबर भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ए 0 नहीं है। ठीक है ना, तो अब आपकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि लिमिट जब भी एग्जिस्ट करती है लिमिट हमेशा यूनिक होती है। तो आपका आंसर ए भी आ सकता है, माइनस ए भी आ सकता है। तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, लिहाजा एफ क्या होगा, डिसकंटिन्यूज एट, एफ इज डिसकंटिन्यूज एट एक्स इज इक्वल टू ए। अच्छा, अगर ए इरेशनल भी होगा, इवन देन ए पर फंक्शन की वैल्यू, क्योंकि ए इरेशनल है, अगर आप मान लें ए इरेशनल तो उस पर वैल्यू क्या होगी, माइनस है। ठीक है, लेकिन जब आप ए इरेशनल पे भी लिमिट निकालोगे तो एक्स ए को अप्रोच कर रहा है, ए चाहे रैशनल है चाहे इरेशनल है, ए के करीब करीब बहुत सारे नंबर रैशनल है और बहुत सारे इरेशनल है। यही दो केसेस बनेंगे, रैशनल पे जवाब ए आ जाएगा और इरेशनल के लिए जवाब माइनस ए आ जाएगा, तो फिर भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो 0 के अलावा किसी भी और पॉइंट पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, दैट्स वाई फंक्शन आपका कंटिन्यूस नहीं होगा, डिसकंटिन्यूस होगा। जोहा, सिर्फ आपने मैसेज में ये टाइप करना है कि समझ आ गई या नहीं आई, ताकि मुझे पता चल जाए आपको समझ आई है कि नहीं आई, मैं आगे बढ़ सकूं। जी, जोहा ने कुछ नहीं बताया, चले कोई बात नहीं। जी फैजान, आप अपने एमसी कुछ बता सकते हैं बेटा। जी, जोहा ने बता दिया है कि समझ आ गई है। थैंक यू सो मच जोहा। जी फैजान। फैजान गायब हो चुका है अब।
अब फिजान का नेटवर्क स्लो हो गया हुआ है। चले बच्चों, किसी और ने कोई क्वेश्चन करना है तो डिस्कस कर सकता है। भाई आपके प्रोफेसर राशिद अली भट्टू साहब पूछ रहे हैं कि मैं क्लास ज्वाइन कर सकता हूँ अगर कोई और नहीं है तो मैंने उनको कह दिया यू आर मोस्ट वेलकम। अब देखिए वो कब आते हैं, आते भी कि नहीं आते। जी बच्चों, कोई क्वेश्चन है तो डिस्कस कर लें। आज अगर आप में से कोई भी ना आता तो पता है आपको कि मैंने जो थी ना, मैंने मीटिंग ऑन रख रख के बैठे रहना था और शुरू में कोई आ भी नहीं था रहा, तो मैं वही काम करने लगा था, मीटिंग ऑन रख के मैं बैठने लगा था। सर एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? जी जी बिल्कुल, मैं आपके क्वेश्चंस के लिए तो यहाँ बैठा हुआ हूँ, लेकिन यहाँ पर एक फड्डा पड़ गया। मुझे बताइए जरा कि आपको स्क्रीन में क्या शो हो रहा है बेटा? सर कुछ मतलब वही जो मतलब आप सॉल्व कर रहे थे ऊपर, अभी तो अच्छा फिलहाल क्लियर है। अच्छा, अभी यही शो हो रहा है ना? अभी ठीक है। अच्छा चलें। जी सर। जी जी चलिए पूछिए। सर मतलब मैंने अक्सर देखा है कि सेट में एलिमेंट्स रिपीट भी हो रहे होते हैं, तो सर वो तो अगेंस्ट द डेफिनेशन ऑफ सेट नहीं है, मींस के डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होने चाहिए और हम उसको सेट भी कह रहे होते हैं। बेटा एक 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 मुझे बात बताएं, जी। सेट की डेफिनेशन आपने क्या पढ़ी है? वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ये क्या है? 1 2 3, ठीक है। जी। ये है क्या? सर सेट है। सेट है। इसके अंदर क्या पड़ा हुआ है? सर 3 एलिमेंट्स, जी नाम बताएं उनके, क्या क्या है? 1 2 एंड 3। ओके, अब सेट की डेफिनेशन पे दोबारा आए। वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। एक मिनट जरा, मैं राशिद साहब को कॉल कर लूं, अगर आपकी इजाजत हो तो। जी जी सर। अच्छा, भट्टू साहब आ जाए, मैं वेट कर रहा हूँ यार, आ जाए यार। अच्छा जी बेटा, तो हम बात कर रहे थे
अच्छा अच्छा, सेट की डेफिनेशन बेटा दोबारा रिपीट कीजिए जरा। वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। जी, सेट जो होता है, इट इज द collection of well defined and distinct objects। ये डेफिनेशन पढ़ी बेटा आपने? जी सर। इट्स वेरी नाइस डेफिनेशन। ओके, ये क्या लिखा हुआ है? ऑब्जेक्ट्स। अच्छा, ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? सर काइंड ऑफ फिजिकल अपीयरेंस। यस यस यस, वेरी गुड वेरी गुड। ऑब्जेक्ट उस चीज को बोलते हैं ना जो जगह घेरे। जी। क्या ख्याल है? फिजिकल ऑब्जेक्ट जो होती है, ऑब्जेक्ट का मतलब यही है कि वो शय जो जगह घेरे, ठीक है, जिसे आप पकड़ सके। जी। तो मुझे बताएं कि ये ऑब्जेक्ट है? नो सर। क्या ये जगह घेरती हैं? क्या इनकी फिजिकल अपीयरेंस होती है? नो सर। नहीं ना होती। क्या आप इनको हाथ में पकड़ सकती हैं? नो सर। ऑब्जेक्ट तो वो होती है ना जो आप अपने हाथ में पकड़ सके। जी। तो कभी आपने सोचा है इस हिसाब से तो फिर ये भी सेट नहीं होना चाहिए? जी सर। ये बात समझ आई ना आपको? हाँ जी। अच्छा, चलें, वेरी गुड। अब आप सोचें कि क्या ये असल में पीछे गेम क्या चली है। तो होता कुछ यूं है बेटा कि एक्चुअली जो वन होता है ना, हमने वन किसी को किसी ऑब्जेक्ट का नाम रखा हुआ है। जैसे वन का मतलब वन चेयर भी तो हो सकता है। जी सर। टू का मतलब टू टेबल्स भी तो हो सकते हैं ना बेटा। जी। और थ्री का मतलब थ्री कैंडीज भी तो हो सकता है बेटा। जी सर। वो तो हो सकता है इनके पीछे कोई ऑब्जेक्ट्स ही हो, और वन टू थ्री जो है वो जस्ट ऑब्जेक्ट्स के नाम रखे हुए हो हमने। मेरी बात समझ आई बेटा कि नहीं आई? हाँ जी सर, आ गई। तो अब आपके पास जो सेट है ना, बेसिकली सेट किन का है? एक चेयर का है, टू दो टेबल्स टेबल्स का है, एंड ठीक है ना, थ्री कैंडीज। थ्री कैंडीज जी का है। सर। मेरी बात समझ आई कि नहीं आई? आ गई सर तो जी। एक्चुअली ये जो सेट है ना, बेसिकली जो सेट आपने मैथमेटिकल लिखा होता है ना, वो बेसिकली सेट नहीं होता। सेट, ये तो सेट को लिखने का एक तरीका है ना। सेट दरअसल क्या है जी भला? जी। सेट दरअसल क्या है? वन चेयर, टू टेबल्स, T1 एंड T2, एंड जी थ्री सर। कैंडीज, है ना? बड़ा जी बात समझ सर। आई कि नहीं आई? तो कैंडी को मैं कैसे लिखूं? चलो कैंडी को मैं के से लिख देता हूँ, कैंडी। हालांकि सी से होता है लेकिन के से लिख दो। K1, K2, K3। जी सर। बेटा मैं दावा तो नहीं करता हूँ, लेकिन इस तरीके से कोई नहीं समझाता, क्योंकि आपको जिस तरीके से भी किसी ने समझाने की कोशिश की होगी, आपको समझ नहीं आई होगी बात। उम्मीद कर सकता हूँ मैं आपको समझ आई होगी। जी सर, एक्चुअली 100%। एक्चुअली होता ये ना कि मैं दावा तो नहीं करता, लेकिन मैं ये बात, मुझे ये बात भी नहीं बेसिकली कहनी चाहिए कि ऐसे कोई और समझाएगा नहीं। उस नहीं बहुत सर। सारे लोग होंगे जो जिनको मुझसे भी ज्यादा आता होगा। बेसिकली ये बात इसलिए मैं कर रहा हूँ कि इन चीजों पे अच्छा खासा दिमाग खर्च किया हुआ है, इतनी जल्दी समझ नहीं आती। तो जी अब सर। आपको मेरी बात समझ आई कि नहीं आई? तो जी सर। बेसिकली सेट आपके पास एक बैग है, जिस बैग के अंदर बेटा क्या पड़ा हुआ है? एक कैंडी। अब मतलब बैग तो नहीं कहना चाहिए क्योंकि इसमें टेबल्स भी हैं, तो टेबल तो आपके बैग में नहीं आना। एक रूम है, तो रूम के अंदर क्या पड़ा हुआ है? एक कैंडी, दो टेबल, और तीन कैंडीज, एक चेयर और दो टेबल। जी सर, बिल्कुल। तो सेट बेसिकली फिजिकल सेट होता है। ये सेट है जी। जो जो ये जो ब्रैकेट्स है ना बेटा, जी ये सर। ब्रैकेट्स आपके रूम को शो कर रही हैं, रूम को, कि आपके रूम के अंदर ये चीजें पड़ी हुई हैं। और ये जो चीजें हैं वो क्या है? चेयर वन, T1, T2, K1, K2, K3। लगी बात समझ? जी। तो जो सेट आप मैथ में लिखते हो ना, वो तो सेट को लिखने का तरीका होता है, सेट नहीं होता। तो असल में सेट क्या है पीछे? सेट पीछे ये है।
अभी आपको बात समझ आई कि नहीं आई? हाँ जी सर, आ गई। तो बेटा अब आप गौर से देखो, मेरी बात को गौर सुनो। अब आपने रूम के अंदर चीजें तो यही पड़ी हुई है ना, हाँ जी। तो सेट को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना आपकी उसी तरह, सेट 1 2 3 को 1 T1 T2 K1 K2 K3। तो एक्चुअली ये K1 क्या है बोला? सो एक मतलब एक वही कैंडी है कैंडी ना, पर। एक जी कैंडी है ना सर। बेटा। जी। और ये K2 क्या है? दूसरी कैंडी। और ये K3 क्या कैंडी। है? तीसरी कैंडी। थर्ड कैंडी। तीसरी कैंडी है जी ना। सर। तो जी। बेटा एक कैंडी को आप अपने एक हाथ में पकड़ा हुआ है, दूसरी कैंडी को आपने अपने दूसरे हाथ में पकड़ा हुआ है, ठीक है ना। और तीसरी जी। कैंडी जो है वो साइड पे पड़ी हुई है। जी। इनके अलावा कोई और कैंडी नहीं है कि है? कोई कैंडी नहीं है। तो जी। क्या फर्क पड़ता है लिखने से? अगर मैं K1 को 50 बार लिख देता हूँ, K1 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 K1, तो जितनी बार मर्जी लिख दो, आपके जी सर। लिखने से, इनको एक से ज्यादा बार लिखने से वो कैंडीज तो ज्यादा नहीं ना हो जानी जो आपने अपने लेफ्ट हैंड में पकड़ी हुई है। जी सर। K2 को चाहे आप 1 लाख बार लिख दो, तो K2 को 1 लाख बार लिखने से वो जो कैंडी है जो आपने अपने राइट हैंड में पकड़ी हुई है वो 1 लाख तो नहीं ना हो सकती, वो तो एक ही रहनी। जी सर। तो सेट दरअसल उस फिजिकल ऑब्जेक्ट की कलेक्शन का नाम होता है जो, अब जो आपने सामने लिखा होता है वो तो जस्ट लिखने की प्रेजेंटेशन है, प्रेजेंट किया है। जो सेट है वो जी सर। आपका वो फिजिकल सेट है। तो लिखते रहो बेटा, मतलब आपने अगर सेट को जी। लिखना है तो लिखते रहो, एक एक एक, दो दो, तीन 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 तीन। तो इसका मतलब क्या होगा भला? इसका क्या मतलब है? एक चेयर, ठीक है ना। जी सर। इसका क्या मतलब है? ये दूसरी चेयर सेकंड थोड़ी है, चेयर। ये तो वही वाली चेयर है ना। जी सर, तो बिल्कुल। उसको अब 3 बार लिख देने से क्या फर्क पड़ेगा? चेयर तो वो एक ही जी रहनी है सर। ना। बिल्कुल सर। तो इसका मतलब ये होता है दरअसल के सेट में एक एलिमेंट को एक से ज्यादा बार लिखने का फायदा को नहीं होता, ठीक है। जी सर। लिख दो आप, जी। लिखने से क्या फर्क पड़ता है, वो तो नाम ही है। आपका नाम हाँ। मारिया है, मैं मारिया 50 बार लिख दूंगा तो आप जैसी 50 मारिया तो मेरे पास नहीं ना आ जानी बेटा। जी सर। तो अब मेरे ख्याल में आपको बात अच्छी तरीके से समझ आ चुकी होगी। धोखा होता है हमारी हाँ। नजर का, हमने चीजों को सही तरीके से पढ़ा नहीं होता, इसलिए हमें डेफिनेशंस कंफ्यूज करती हैं। तो मेरी नजर में बिल्कुल। बेटा एक चीज को अगर आपने सेट के अंदर 1 लाख बार भी लिखा हुआ है ना, तो वो एक ही है, उसके पीछे जो पड़ा हुआ है वो एक ही ऑब्जेक्ट थी। इज दैट क्लियर? यस सर। इससे ज्यादा अच्छी तरीके से मैं नहीं समझा सकता, ठीक है। ठीक है, तो ये हाँ, बेस्ट तरीका है। हाँ जी, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर। वेलकम। चले जी, कोई और क्वेश्चन? वैसे तो अब टाइम भी आउट हो रहा है, 1 मिनट रह गया है, तो बेटा जल्दी से कोई क्वेश्चन पूछना है जल्दी से पूछ लें। नहीं सर, मैंने नहीं कोई पूछना। चले जी, फिर आप चुप कर सकती हैं जी जोहा, आपने कुछ पूछना है तो पूछ ले बेटा। चलें बेटा, 1 मिनट रह गया है, आपने क्वेश्चन तो और पूछना नहीं। मारिया, मैं आपको थोड़ा सा मजीद गाइड कर दूं कि बेटा वो ठीक है, हर बंदे ने अपनी अपनी अकल और अपनी अपनी सोच और अपने अपने नॉलेज के मातहत रहकर जवाब देना होता है। हो सकता है आपको कुछ टीचर ये भी कह दे हाँ सेट की डेफिनेशन में यही है कि आपने ऑब्जेक्ट को रिपीट नहीं करना, तो आप इनको रिपीट नहीं कर सकती। यानी हो सकता है आपको कोई कह दे कि ये जो है ना लिखा हुआ ये सेट नहीं है। तो पर्सनल जो राय होती है हर बंदे की, देखें जब दो बंदे बैठते हैं ना तो उनकी बहुत सारी बातें आपस में मैच नहीं करती। ऐसा जी। होता है ना। बिल्कुल सर। कितना बिल्कुल कितना सर। नॉलेज होता है हमारे इलामास जो होते हैं, जो हमारे डॉक्टर स्कॉलर्स होते हैं, मुफ्ती जी। हजरात होते हैं, कितना कितना इनको नॉलेज होता है, लेकिन फिर भी इनकी आपस में बातें कितनी खिलाफ कर जाती हैं, बिल्कुल सर। ठीक है। तो कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनको आप मुख्तलिफ आप टीचर से सुनेंगे तो आपको माइट पॉसिबल आंसर अलग अलग मिले। आपने